हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जो अक्सर लोगों में अननोटिस्ड रहता है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है उनके रिलेशनशिप पे, वर्क लाइफ पे और सेल्फ इमेज पे बहुत ज़्यादा डीपली होता है। दिस इज़ नोन एज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी NPD। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो क्लासिफाइड है क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में 4th नंबर पे। हमने क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर्स कवर किए हैं। पहले हमने एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ा था और उसके बाद हमने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ा था एंड देन हमने बात की थी हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, और आज हम उसका लास्ट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर NPD। बेसिकली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहां इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, एक्सट्रीम सेंस होती है। वो समझता है कि वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है और दूसरों से एडमिरेशन एक्सपेक्ट करता है। ऐसे लोग जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, इनमें एम्पैथी की कमी होती है और वो दूसरों के इमोशंस को समझने से कासिर होते हैं। उनकी एक नीड होती है कि लोग उनको स्पेशल कंसिडर करें, उनकी तारीफ़ें करें, उनको किसी ऊंचे मकाम पे रख के ट्रीट करना स्टार्ट कर दें, लेकिन वो लोगों की परवाह नहीं करते। लोगों को हर्ट करते हुए उनको कोई गिल्ट नहीं होता, उनके अंदर एम्पैथी की कमी होती है। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, अकॉर्डिंग टू DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5 टेक्स्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग, तो ये कहता है कि अ परवेसिव पैटर्न ऑफ ग्रेंडियोसिटी इन फैंटेसी और बिहेवियर, नीड फॉर एडमिरेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by 5 or more of the following। यानी ये डिसऑर्डर एक ऐसे पैटर्न पे डिपेंड करता है जो हर सिचुएशन में बार बार रिपीट होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वर्क लाइफ हो या फिर कोई और कॉन्टेक्स्ट हो। हर कॉन्टेक्स्ट में ये रिपीट होता है। ऐसे इंडिविजुअल्स के सोचने का तरीका या बिहेवियर हमेशा दूसरों से अलग होता है। इसमें होती है एक्सट्रीम ग्रैंडियोसिटी, यानी ये या तो रियल लाइफ में या अपनी फैंटेसी में समझते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, सुपीरियर हैं। साथ ही ऐसे इंडिविजुअल्स को होती है एडमिरेशन की इंटेंस नीड। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें, उनको स्पेशल फील कराने की कोशिश करें, वरना वो हर्ट हो जाते हैं या फिर एंगर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है इस डिसऑर्डर के बारे में कि उनके अंदर होती है लैक ऑफ एम्पैथी। ऐसे लोग दूसरों के इमोशंस को, नीड्स को या प्रॉब्लम्स को फील नहीं करते या इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनके लिए सिर्फ अपनी फीलिंग्स मैटर करती हैं और ये सारे ट्रेड्स स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली अडल्टहुड से और कंसिस्टेंट होते हैं मल्टीपल सिचुएशंस में। और डायग्नोसिस तभी कंफर्म होता है जब इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स मैच हो रही हों, जो अभी हम पढ़ेंगे नीचे। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हैज़ ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, एग्जैजरेट्स अचीवमेंट्स एंड टैलेंट्स, एक्सपेक्ट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ सुपीरियर विदाउट कमेंसरेट अचीवमेंट। ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस यानी वो लोग हमेशा चाहते हैं कि हर वक्त लोग उनकी तारीफ़ करते रहें, उन्हें एक्सेप्शनल समझें। इवन अगर उनके पास कोई ऐसा काम है भी नहीं, फिर भी लोग उनको एक्सेप्शनल समझ के उनको ऐसे ट्रीट करें। सेकंड आ जाता है इज प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, पावर, ब्रिलियंस, ब्यूटी एंड आइडियल लव। यानी अक्सर ऐसे लोग अपनी ही इमेजिनेशंस में या बिलियनर बन चुके होते हैं या जो जीनियस साइंटिस्ट बन चुके होते हैं और अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि लोग उनको ट्रीट करना स्टार्ट करें। थर्ड नंबर पे आ जाता है बिलीव्स दैट दे आर स्पेशल एंड यूनिक एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय और शुड एसोसिएट विद अदर स्पेशल एंड हाई स्टेटस पीपल और इंस्टीट्यूशंस। उनको लगता है कि वो स्पेशल हैं तो उनको स्पेशल लोगों के साथ एसोसिएट किया जाए या स्पेशल इंस्टीट्यूशन के साथ उनको एसोसिएट किया जाए। फोर्थ नंबर पे आ जाता है रिक्वायर्स एक्सेसिव एडमिरेशन। हर वक्त लोगों से अप्रिसिएशन और फ्रेज एक्सपेक्ट करते हैं, वरना अपसेट हो जाते हैं या एंगर शो करना स्टार्ट कर देते हैं, एंग्री हो जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हैज़ अ सेंस ऑफ एनलाइटमेंट, unreasonable expectations of especially favorable treatment or automatic compliance with his or her expectations। वो समझते हैं कि उन्हें बिना किसी वजह के स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। 6 नंबर पे आ जाता है इज़ इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव, टेक्स एडवांटेज ऑफ अदर्स टू अचीव देयर ओन नीड्स।
यानी दूसरों का फ़ायदा उठाना इनके लिए बहुत ही एक नॉर्मल बात होती है, स्पेशली जब वो किसी गोल तक पहुंचना चाहते हो, यानी जब उनकी अपनी कोई नीड हो या अपना कोई फ़ायदा हो, अपना कोई गोल हो, तो फिर वो सेकंड थॉट सोचते ही नहीं है, वो पहले ही उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि किसी का फ़ायदा कैसे उठाना है, किसी को यूज़ कैसे करना है, किसी को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। 7 नंबर पे आ जाता है लैक्स एम्पैथी, इज़ अनविलिंगली टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई विद द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। यानी इनके लिए अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन दूसरे क्या फील कर रहे हैं, दूसरों को हर्ट तो नहीं हो रहा, इनके लिए कुछ भी नहीं होता है। ये दूसरों की तरफ एम्पैथी शो करने की एबिलिटी ही नहीं रखते। इज़ ऑफन एनवियस टू अदर्स आर बिलीव्स दैट अदर आर एनवियस टू देम। या तो ये सबसे जेलस होते हैं, दूसरों से जेलस होते हैं, या ये एक बिलीव सिस्टम रखते हैं कि दूसरे मुझसे जेलस होते हैं, दूसरों को मुझसे तकलीफ़ है, या इस तरह के थॉट पैटर्न्स होते हैं इनके। 9 नंबर पे आ जाता है शोज़ एरोगेंट हॉटी बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। यानी वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, यानी उनके अंदर जो एरोगेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरों को वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हैं, दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं ऐसे। अगर मैं इन 9 सिम्टम्स को आप लोगों के लिए थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करूँ, तो ऐसे लोग हर वक्त चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल समझते हैं, चाहते हैं कि वो ख़ास फील कराएं, लोग उनको अनलिमिटेड सक्सेस, पावर या ब्यूटी के बारे में इनके डे ड्रीमिंग या इस तरह के थॉट्स होते हैं, जैसे वो ऑलरेडी एक बिलियनियर या जीनियस हों। समझते हैं कि सिर्फ हाई स्टेटस, हाई इंस्टीट्यूशंस के साथ इनको एसोसिएट किया जाए, क्योंकि ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा हाई समझते हैं। और इसके अलावा ये कॉन्स्टेंट फ्रेज और अटेंशन चाहते हैं, वरना इजीली अपसेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। समझते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बिना किसी वजह के, उनके पास कोई रीज़न नहीं होती। दूसरों का फ़ायदा उठाना इनके लिए बाएं हाथ का काम होता है। इनका अपना गोल हो फिर तो वो बिना गिल्ट के कुछ भी करने को गुजरते हैं। एम्पैथी की कमी ऐसे लोगों में होती है कि दूसरों के इमोशंस के बारे में नहीं सोचते। जेलसी, या तो खुद जेलस होते हैं या समझते हैं कि दूसरे उनसे जेलस होते हैं। इसके अलावा गुरूर बहुत ज़्यादा होता है इनमें। और अगर हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात करें, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये जो बिहेवियर्स हैं किसी और साइकोलॉजिकल इशू या किसी और फिजियोलॉजिकल इशू का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर या सब्सटेंस अब्यूज़। अगर सिम्टम्स किसी ड्रग या ब्रेन इंजरी की वजह से होती हैं तो भी एनपीडी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें प्रेवलेंस की, तो प्रेवलेंस के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स के मुताबिक लगभग 6.2% लोगों में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाया जाता है। 50 to 75% जो केसेस डायग्नोस होते हैं वो मेल्स में होते हैं। अगर हम बात करें एटियोलॉजी की, तो एनपीडी का कोई एक कॉज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई एनपीडी हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके अलावा जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं कि बचपन में अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया हो या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हो, तो ऐसे लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हो सकती हैं कि किसी सोसाइटीज़ में, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर सक्सेस और अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, वहाँ एनपीडी ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कभी कभी एनपीडी को दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है, लेकिन इनमें क्लियर डिफरेंस होता है। इसीलिए डायग्नोसिस देने से पहले इनको दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। दोनों में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, यानी हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दोनों में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन एनपीडी वाले एडमिरेशन चाहते हैं, हिस्ट्रियोनिक वाले सिर्फ नोटिस होना चाहते हैं, यानी उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा, उनको बस ये चाहिए होता है कि लोग मुझ पे फोकस करें। इसके अलावा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस और अबॉन्डेंट वाला फेयर होता है ना, वो एनपीडी में ऐसा कुछ भी नहीं। उनके अंदर आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस नहीं होती और उनको डर नहीं होता कि दूसरे मुझे भूल जाएंगे। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों में ये कॉमन होता है। इसके अलावा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दोनों मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले मोर क्रिमिनल और एग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनपीडी वाले। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर ओसीपीडी वाले परफेक्शनिज्म की वजह से कंट्रोल चाहते हैं, एनपीडी वाले सुपीरियरिटी चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनिक वाले ग्रेंडियोसिटी टेम्पररी होती है इनमें, लेकिन एनपीडी वालों में लाइफ लॉन्ग ट्रेड होता है। यहाँ पर हमारा क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर